हेलो एवरीवन, जेई क्लासेस परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं प्रियंका शर्मा और आप मेरे साथ मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। देखिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम डिटर्मिनेंट्स पढ़ रहे हैं, सारणिक कहा जाता है इसे हिंदी में। आज हम पढ़ने वाले हैं कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी ऑफ लीनियर इक्वेशंस, रैखिक समीकरणों की संगतता और असंगतता। क्या है ये संगतता और असंगतता? देखो, लीनियर इक्वेशंस क्या होती है, पहले तो हम लीनियर इक्वेशंस की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम संगतता और असंगतता बताएंगे। मान लीजिए सिस्टम है एक लीनियर इक्वेशंस का, मींस दो या तीन इक्वेशन एक साथ लिखी गई हैं, तो हम उन्हें सिस्टम कह देते हैं, निकाय कह देते हैं। ठीक है, तो पहले वो लिख लेते हैं। लेट अस कंसीडर अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। माना एक समीकरण, रैखिक समीकरण निकाय। या रैखिक समीकरणों का एक निकाय, ऐसा भी लिख सकते हो। a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1। देखिए, यदि जितने भी वेरिएबल दिए गए हैं उन सब की पावर 1 हो जाए तो वो इक्वेशन लीनियर इक्वेशंस कहलाती है। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2 एंड a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। ये तीन इक्वेशंस हमने एक साथ लिख दी हैं, इसे कहेंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, अब हमें इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। हमें ये बताना है ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। कंसिस्टेंट है मींस सॉल्व की जा सकती है, इनका सॉल्यूशन पॉसिबल है। इनकंसिस्टेंट मींस सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। अब वो कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें सॉल्यूशन पॉसिबल है या सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है? तो हमें क्या करना है, पहले डी निकाल देना है। अब ये डी क्या है? डी, हम d से डिटर्मिनेंट को डिनोट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं, तो d इज इक्वल टू हम d लिखते हैं या डेल्टा लिखते हैं। ठीक है, बताया था आपको कि डिटर्मिनेंट को हम d या डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो d क्या हो जाएगा, इसके कोफिशिएंट से डिटर्मिनेंट जो बनेगा उसे हम d कहते हैं। मतलब हमने फर्स्ट कॉलम लिखी, ये जो x वाले x वेरिएबल है इसके कोफिशिएंट्स ले लेने हैं। पहले इक्वेशन का कोफिशिएंट a1, दूसरी इक्वेशन का कोफिशिएंट a2, थर्ड इक्वेशन का कोफिशिएंट a3। तो इससे फर्स्ट कॉलम बन जाएगा हमारा a1 a2 a3। ऐसे ही y के कोफिशिएंट ले लेते हैं, b1 b2 b3। z के कोफिशिएंट ले लेते हैं c1 c2 c3। ठीक है, डेल्टा लिखते हैं या डी लिखते हैं। इसके बाद हम लिखते हैं dx dy dz या डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z। अब ये डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z क्या है या dx dy dz क्या है? तो पहले, या फिर हम उसे d1 d2 d3 भी कह सकते हैं। d के बाद हम लिखेंगे डेल्टा x या सॉरी dx या डेल्टा x। तो क्या करना है, x वाला जो कॉलम था, मींस जो x कोफिशिएंट से बना था या x के गुणांकों से जो हमारा कॉलम बना था, उसको रिप्लेस कर देना है राइट साइड वाले एलिमेंट से। राइट साइड में क्या एलिमेंट्स हैं? d1 d2 d3। तो इस कॉलम से इस कॉलम को रिप्लेस कर देना है। ठीक है, x वाला कॉलम d1 d2 d3 मींस d वाले कॉलम से इसे रिप्लेस कर देंगे, तो हम इसको लिखेंगे d1 d2 d3। ये दोनों एज इट इज लिख देने हैं, b1 b2 b3 c1 c2 c3। आप इसको सॉल्व करना जानते ही हैं, हमने इससे पहले आपको सॉल्व करना सिखाई दिया है। अब क्या करेंगे, इसके बाद लिखेंगे dy। देखो, ऐसा हो सकता है कि बुक में आपको dx dy ना लिखकर d1 d2 d3 लिखकर दिया गया हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप वैसे भी लिख सकते हैं। इसके बाद हम लिखेंगे dy, उसके बाद लिखेंगे dz। ठीक है, तीनों की वैल्यूज हमें निकालनी है। उसके बाद तीनों की वैल्यू जिस टाइप से आएगी उसके अकॉर्डिंग हम कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट डिसाइड करेंगे। ठीक है, कुछ कंडीशंस हैं जिनके अकॉर्डिंग इक्वेशंस कंसिस्टेंट होंगी या इनकंसिस्टेंट होंगी। dy इज इक्वल टू या डेल्टा y क्या हो जाएगा आपका? इस बार आपको इस d में y वाली कॉलम को रिप्लेस कर देना है। देखो, हमने सबसे पहले x वाली कॉलम को रिप्लेस किया, अब y वाले कॉलम को रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगी वैल्यू? a1 a2 a3 d1 d2 d3 c1 c2 c3। ठीक है, ये वैल्यू आ गई, इसको सॉल्व कर सकते हैं आप। एंड इसके बाद एंड dz या डेल्टा z क्या हो जाएगा? आप इस बार z वाली कॉलम को रिप्लेस कर देंगे, a1 a2 a3
B1 B2 B3 D1 D2 D3, ठीक है, ये तीनों वैल्यूज हमने लिख दी हैं। अब आपको क्या करना है, dx dy dz तीनों वैल्यूज आप निकाल चुके हैं। अब देखो फर्स्ट कंडीशन, इफ d इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, यदि d की ही वैल्यू 0 नहीं आती है तो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट, देन गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस is consistent and having या has unique solution। यूनिक सॉल्यूशन होता है अद्वितीय हल। यूनिक का मतलब होता है कि ऐसा एक सॉल्यूशन जैसा दूसरा ना हो। जैसे अगर हम बात करें यूनिक को डिफाइन करने के लिए, मान लीजिए आप सबके फिंगरप्रिंट्स अलग अलग हैं, तो हर एक कैंडिडेट के फिंगरप्रिंट्स यूनिक हैं, ठीक है, सिमिलर नहीं होते हैं दो, एंड हैविंग यूनिक सॉल्यूशन। दिया गया समीकरण निकाय संगत है यदि d इज नॉट इक्वल टू 0, तब दिया गया समीकरण निकाय संगत है, निकाय संगत है तथा इसका अद्वितीय हल है, ठीक है, तथा इसका अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है। अब वो अद्वितीय हल क्या होगा, वह हल है and this solution is, या that solution is। x is equal to dx upon d, ठीक है, y is equal to dy upon d and z is equal to dz upon d, ठीक है। तो इसी रूल को हम क्या देते हैं, क्रैमर्स रूल, ठीक है, दिस रूल इज कॉल्ड क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल, इसे क्रैमर का नियम कहा जाता है, ठीक है, इस नियम को क्रैमर का नियम कहा जाता है। हमारे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि क्रैमर के नियम से सॉल्व कीजिए या सॉल्व यूजिंग क्रैमर्स रूल, इस नियम को क्रैमर का नियम कहा जाता है। का नियम कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड कंडीशन देखो, कौन कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं। हमने पहली कंडीशन लिखी कि यहाँ पर d की वैल्यू 0 नहीं है, सबसे पहली कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन ये कि d 0 आ जाए, लेकिन ये जो dx dy dz हैं इनमें से कोई एक या सभी नॉन जीरो आ जाए। यदि ऐसी कंडीशन बने कि d 0 आ जाए लेकिन बाकी सब नॉन जीरो हैं या कोई भी एक नॉन जीरो है, तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि दिया गया समीकरण निकाय असंगत है, संगत नहीं है, या ऐसा कह सकते हैं गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, मींस सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो यहाँ लिखेंगे इज इनकंसिस्टेंट एंड हैविंग नो सॉल्यूशन या हैज नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं सेकंड टाइप, ये तो फर्स्ट टाइप है, क्लियर, मतलब ये फर्स्ट केस है एक टाइप से, हमारे एक से ज्यादा केसेस बन रहे हैं, तो हमने पहले रखा नंबर 1, अब सेकंड पर चलते हैं। केस सेकंड हो सकता है जो हमने अभी बताया आपको कि d की वैल्यू 0 हो जाए और इनमें से कोई एक 0 ना हो, ठीक है, कोई भी एक या सारे ही 0 ना हो, बट कम से कम एक 0 नहीं होना चाहिए। कम से मतलब है कि इससे ज्यादा हो सकता है बट कम से कम इतना होना चाहिए। तो लिखेंगे उसके लिए कि इफ d is equal to 0, second, if d is equal to 0 and at least 1 dx dy or dz is non-zero या not equal to 0,
नॉन जीरो, देन गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट एंड हैविंग नो सॉल्यूशन। ठीक है, गिविंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट एंड हैज नो सॉल्यूशन या हैविंग नो सॉल्यूशन। ठीक है, हिंदी में भी लिख देते हैं, यदि d इज इक्वल टू 0 और कम से कम एक dx dy या dz शून्य नहीं है या अशून्य है, अशून्य होने का मतलब है शून्य नहीं है, तब दिया गया समीकरण निकाय असंगत है, दिया गया समीकरण निकाय असंगत है और इसका कोई हल नहीं है। इनकंसिस्टेंट मतलब सॉल्व नहीं किया जा सकता तथा इसका कोई हल नहीं है। क्लियर? अब थर्ड कंडीशन, तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि ये तो जीरो हो साथ में ये भी जीरो हो जाए। अभी तक हमने लिखा है कि पहली कंडीशन थी कि डी ही जीरो ना हो, तो उस केस में क्या था, यूनिक सॉल्यूशन था, कंसिस्टेंट था और यूनिक सॉल्यूशन था, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा, उसके अलावा कोई सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। सेकंड कंडीशन हमने क्या लिखी है कि डी की वैल्यू जीरो आ जाए लेकिन इनमें से कोई एक या एक से ज्यादा जीरो ना हो। ठीक है, उस कंडीशन में क्या होता है कि इक्वेशंस को सॉल्व ही नहीं किया जा सकता, इनकंसिस्टेंट हैं, कंसिस्टेंट हैं इक्वेशंस, असंगत हैं तो इनका कोई हल नहीं है, नो सॉल्यूशन। थर्ड कंडीशन ये है कि सारे जीरो हो जाएं, मान लीजिए dx dy dz और d ये चारों के चारों ही जीरो हो जाते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, क्या हो सकता है उस कंडीशन में यदि चारों के चारों ही जीरो हो जाएं, तो हमारी जो इक्वेशंस हैं या सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं वो कंसिस्टेंट भी हो सकती हैं और इनकंसिस्टेंट भी हो सकती हैं। कंसिस्टेंट किस कंडीशन में होंगी, कंसिस्टेंट होंगी यहाँ पर देखो, यदि कंसिस्टेंट हैं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे और इनकंसिस्टेंट है तो कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे होंगे, यदि सब जीरो है तो हम किसी एक वेरिएबल को कांस्टेंट, हम किसी एक वेरिएबल को मींस एक्स वाई जेड को एक कांस्टेंट वैल्यू दे देते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के मान लेते हैं, उसके बाद उसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो थर्ड कंडीशन लिख देते हैं, इफ d इज इक्वल टू dx इज इक्वल टू dy इज इक्वल टू dz इज इक्वल टू 0, देन गिवन system of equations is consistent or inconsistent, is either consistent or inconsistent। ठीक है, या तो कंसिस्टेंट होंगी या फिर इनकंसिस्टेंट होंगी, या तो आप ऐसे लिख सकते हो या ऐसे लिख सकते हो कि मे बी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, यदि सारे के सारे जीरो हो जाएं। ठीक है, इफ कंसिस्टेंट, यहाँ पर आइदर की जगह आप ये लिख लेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, मे बी कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इफ कंसिस्टेंट then has unique infinite number of solutions, and if inconsistent then no solution। सॉरी नंबर नहीं है, नो है, तो लिख देते हैं, यदि d इज इक्वल टू dx इज इक्वल टू dy इज इक्वल टू dz इज इक्वल टू 0, तब दिया गया समीकरण निकाय
संगत भी हो सकता है और असंगत भी। असंगत भी। यदि संगत है तब अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे, और यदि असंगत है तब कोई हल नहीं। ठीक है, तो हमने जितनी पॉसिबल कंडीशंस थी वो सब बता दी। अब क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा ही आएगा। देखिए कि कभी कभी तो ये पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में कि बताइए गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। मींस दिया गया समीकरण निकाय संगत है या नहीं है। यदि संगत नहीं है तो कोई हल होंगे ही नहीं, और यदि कोई हल नहीं होगा, सॉरी, यदि असंगत है, सॉरी संगत है तो हल होंगे, असंगत है तो हल नहीं होंगे। यदि संगत है या कंसिस्टेंट है तो इसे सॉल्व कीजिए, ऐसा लिखा हुआ आ सकता है, मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है इस टाइप का। कभी कभी सीधा कह दिया जाता है कि सॉल्व यूजिंग क्रैमर्स रूल, इट मींस वो कंसिस्टेंट ही है, आपको ये जो कंडीशंस हैं इन्हें देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। डी डी एक्स डी वाई डी जेड ये सारी वैल्यूज आपको निकालनी है, उसके बाद फॉर्मूला लगा देना। वैसे तो आपको जैसे ही आप डी निकालेंगे क्लियर हो जाएगा इक्वेशन कंसिस्टेंट है या नहीं है। डी की वैल्यू यदि नॉन जीरो है तो चाहे बाकी सब जीरो क्यों ना आ जाए, इक्वेशन हमारी कंसिस्टेंट ही होंगी। ठीक है, वैसे तो ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है यदि नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस हैं, मींस राइट साइड पे कोई वैल्यू दी गई है तो डेफिनेटली जीरो सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, यदि राइट साइड पे जीरो है तो हमारी इक्वेशन होमोजीनियस बन जाती है। राइट साइड का हमारा मतलब है कि हम लिख रहे थे ना इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1। जब तक d1 की वैल्यू जीरो नहीं होगी तब तक ये तीनों इक्वेशंस मतलब तीनों वैल्यूज x y z एक साथ जीरो नहीं हो पाएंगे। ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशन का मतलब यही होता है ना जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। अब यदि हम कह रहे हैं कि 0 0 0 इसका सॉल्यूशन है, रखने के बाद वो सेटिस्फाई नहीं करता, इट मीन सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, चलिए देखो हमने जो आपको ये फॉर्म मतलब जो कंडीशंस बताई हैं ये सब तीन इक्वेशंस के लिए बताई हैं। यदि ऐसा हो जाए कि इक्वेशंस तीन ना होकर दो हो जाएं, टू वेरिएबल में इक्वेशंस हमारी आ जाएं एक्स और वाई में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इनको टू वेरिएबल की फॉर्म में लिख लें। ठीक है, तो हम पहले आपको टू वेरिएबल की इक्वेशन सॉल्व करके दिखाते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्रैमर्स रूल में क्या करना है, dx dy dz इंपॉर्टेंट रूल है क्रैमर्स रूल। ठीक है, फिर भी हम फिर से एक बार लिख देते हैं, क्रैमर्स रूल इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपको क्रैमर में डबल एम भी लिखा हुआ मिल सकता है, एम एम क्रैमर का नियम। ठीक है, ये इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए है रूल, वैसे तो हम आपको बता ही चुके हैं। देखो इक्वेशंस मान लीजिए ये लिखी है, काफी इंपॉर्टेंट है ये रूल, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। इस टाइप से इक्वेशंस हमें दी गई होंगी और हमसे कहा जाएगा कि इसे सॉल्व कीजिए। तो आपको क्या कर देना है, पहले d निकाल देना है, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। इसके बाद डी एक्स, डी या डेल्टा कुछ भी आप लिख सकते हैं इसको, आपको एक्स वाले कॉलम को उससे रिप्लेस कर देना है, तो d1 d2 d3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 dy क्या हो जाएगा, y वाले कॉलम को रिप्लेस कर देंगे, a1 a2 a3 d1 d2 d3 c1 c2 c3 dz a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 को रिप्लेस कर देंगे d1 d2 d3 से। ठीक है, तो हमने
फिर से आपको लिखकर दिखा दिया है ये, तो आप कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो ये सारी वैल्यूज निकालेंगे, देन सॉल्यूशन लिख देंगे यहाँ पर। सॉल्यूशन इज x इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी, y इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एंड z इज इक्वल टू डी जेड अपॉन डी। ठीक है, बस आपको ये करना है, सारी वैल्यूज निकाल लेनी है, इनको नॉर्मली सॉल्व करना है जैसे हमने सॉल्व करना सिखाया था आपको। हम क्या करेंगे, एक्सपेंशन कर देंगे सीधा। ठीक है, ऑपरेशंस लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं एक्सपेंशन, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यदि आपको लगता है कि ये वैल्यूज मतलब कोफिशिएंट बहुत बड़े दिए गए हैं, माइनस या प्लस करके इजीली सॉल्व हो जाएगा, तो आप वैसे भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो ये हमारा क्रैमर्स रूल है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। जो भी डिवाइड करके वैल्यू आएगी, इन दोनों को, इन दोनों को और इन दोनों, वही हमारा आंसर। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं हम। क्वेश्चन लिखा गया है सॉल्व यूजिंग क्रैमर्स रूल। ये कहा गया है हमसे क्वेश्चन में, हमें क्रैमर का नियम का प्रयोग से इसे हल करना है। हमने आपको 3 वेरिएबल में बताया है x y z में, आप यदि इसे 2 वेरिएबल में लिखना चाहते हैं तो ये इतना हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, यदि हम इसको 2 वेरिएबल में लिखें तो ये मान लीजिए इतना हो जाएगा। ठीक है, इतना, इतनी इक्वेशन हो जाएगी, यहाँ पर ये इतना आएगा, a1 a2 b1 b2। dx और dy तक लिखना है, dx लिखेंगे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि d1 और d2 को रिप्लेस कर देना है, d1 d2 से a1 a2। dy लिखेंगे तो इस बार सेकंड वाले कॉलम को रिप्लेस कर देना, देन डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, x और y, z नहीं है, बस इतना आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन पर चलते हैं हम, इससे अगले वाले। देखो क्वेश्चन दिया गया है हमें कि क्रैमर के नियम से हल कीजिए, लिखा हुआ आता है, ठीक है, एग्जाम में, कि क्रैमर के नियम की हेल्प से इसको सॉल्व कीजिए, या फिर वही स्टार्टिंग में कि बताइए कंसिस्टेंट है या नहीं है। चलिए सॉल्व यूजिंग क्रैमर्स रूल। क्रैमर के नियम से हल कीजिए। नंबर 1, 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 2। एक इक्वेशन ये है। टू एक्स माइनस 4y इज इक्वल टू -10। 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -10, ये दो इक्वेशंस है। सबसे पहले हमें लिखना है d। ठीक है, d क्या हो जाएगा, x के कोफिशिएंट 8 2, y के कोफिशिएंट 5 -4। सॉल्व करेंगे इसको, इसके साथ मल्टीप्लाई 32 विद माइनस साइन, माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई 10, तो ये हो जाएगा -42। ठीक है, अब आपको लिखना है dx, उसके बाद आपको लिखना है dy। dx के लिए आपको क्या बताया था, dx के लिए x वाले कॉलम को इस कॉलम से रिप्लेस कर देना है d वाले कॉलम से। ठीक है, तो dx इज इक्वल टू, इसको इससे रिप्लेस कर देना है, तो 2 -10 5 -4, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे -8, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -50, -8 प्लस 50, तो ये हो जाएगा 42, पॉजिटिव आ जाएगा। अब देखिए पॉजिटिव वैल्यू बड़ी है। इसके बाद हम लिखेंगे dy। dy के लिए आपको क्या करना है, ये जो y वाला कॉलम है इसको इससे रिप्लेस कर देना है। इट मीन्स 8 2 2 -10 -80 -4, ये हो जाएगा -84। ठीक है, तो आपके पास d की वैल्यू भी आ गई, dx की वैल्यू भी आ गई, dy की वैल्यू भी आ गई। इसके बाद आपको क्या करना है, सॉल्यूशन इज x इज इक्वल टू dx अपॉन d। dx की वैल्यू कितनी है 42 और d की वैल्यू कितनी है -42। आप इससे इसको कैंसिल करेंगे तो फाइनली -4। ठीक है, ऐसे ही y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dy अपॉन d। dy कितना है -84 और d कितना है, d है -42, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 42 2 टाइम्स।
ठीक है, तो देयरफॉर सॉल्यूशन इज x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू 2। ये हमारा आंसर। ठीक है, क्लियर, समझ आ गया कैसे सॉल्व करना है हमें x और y की वैल्यूज लेकर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो ऐसा भी हो सकता है कि हमसे ये पूछ लिया जाए कि सॉल्यूशन कि इसके सॉल्यूशन है या नहीं है, मींस हल है या नहीं है। तो ले लेते हैं एक क्वेश्चन इस टाइप का, जिसमें हमसे कहा गया है, बताने के लिए कहा गया है कि बताइए ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। ठीक है, 2x2 ऑर्डर का लेंगे, मींस 2 वेरिएबल की इक्वेशंस हम ले लेते हैं, x और y वाली, जैसे हमने ये सॉल्व किया है। यहाँ तो सीधा कहा गया था कि सॉल्व कीजिए यूजिंग क्रैमर्स रूल, तो हमने सॉल्व कर दिया। बट यदि हमसे कहा जाए ये बताने के लिए सॉल्यूशन है या नहीं है, तो भी निकालना तो हमें यही है, d dx dy सारी वैल्यूज हमें निकाल देनी है। तो देखिए हमें बताना है डिटरमाइन वेदर the following system of equations has no solution, unique solution और infinite solution। यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ज्ञात कीजिए कि दिए गए समीकरण निकाय के कोई हल नहीं है, अद्वितीय हल है या अनंत हल। देखिए क्वेश्चन क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट है हमारा 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 10। क्या बताया था हमने, 3 कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन यदि d नॉन जीरो आता है, यदि d नॉन जीरो आता है तो बाकी चाहे जीरो आए या ना आए उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी जो इक्वेशंस हैं वो कंसिस्टेंट ही होंगी। ठीक है, मतलब संगत होंगी, हल की जा सकती हैं, और उस कंडीशन में जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो यूनिक सॉल्यूशन। सेकंड कंडीशन, यदि d की वैल्यू 0 आती है और dx dy, यहाँ तो हम dx और dy की ही बात करेंगे, dz नहीं है, तो dx और dy में से दोनों या कोई एक नॉन जीरो आता है, मींस वैल्यू 0 नहीं आती है, तो हम कहेंगे कि दिया गया समीकरण निकाय संगत नहीं है, कंसिस्टेंट नहीं है, इट मीन्स उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, थर्ड कंडीशन, यदि तीनों ही 0 आ जाए, यदि तीनों 0 आ जाए तब कंसिस्टेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। कंसिस्टेंट किस कंडीशन में होता है, हम क्या करते हैं फिर उस केस में एक वेरिएबल को k रख देते हैं। ठीक है, अब जैसे x y z है तो किसी एक को मान लीजिए, यहाँ पर x और y है तो किसी भी एक को मान सकते हैं, x को या y को, उसके बाद सॉल्व करते हैं। वहां से सॉल्यूशन आ रहा है, इट मींस इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। k की फॉर्म में आंसर आएगा इसलिए इनफाइनाइट है, जैसे जैसे आप k की वैल्यू चेंज करेंगे वैसे वैसे ही वैल्यूज चेंज होती जाएंगी। वहां पर भी यदि k की वैल्यू रखने के बाद हमारी इक्वेशन सेम बन रही है तो कोई सॉल्यूशन नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम पहले d की वैल्यू निकालते हैं, 2 4 3 6 सॉल्व करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 0। आगे बढ़ जाते हैं, dx की वैल्यू आपको क्या करना होता है, x वाले कॉलम को जो राइट साइड में कॉलम है उससे रिप्लेस करना होता है। तो राइट साइड में क्या दिया गया है, 6 और 10, ये हमने लिख दिया, इसको एज इट इज लिखेंगे 3 6, तो ये हो जाएगा 36 माइनस 30
इट मीन्स 6। अब आपको dy निकालने की आवश्यकता नहीं है, आप यहीं से लिख सकते हैं विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो dy आपका 0 आए या 0 ना आए, फिर भी ये जो हमारी सिस्टम है इक्वेशंस का, ये हम ऐसा कहें ये दोनों इक्वेशंस हमारी इनकंसिस्टेंट रहेंगी। तो यहाँ लिखेंगे सिंस d is equal to 0 and dx is not equal to 0, therefore given system of equations has no solution। दिए गए समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है। समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ऐसे हमें सॉल्व कर देना है, इस टाइप से बता देना है कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। यदि यहाँ पर कंसिस्टेंसी भी पूछी जाती है, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट भी बताने के लिए कहा जाता है, तो हम यहाँ एक स्टेटमेंट और लिख देते। वैसे तो यहीं पर प्रूव हो जाता है कि इनकंसिस्टेंट है, तो यहाँ आप एक वर्ड और लिख देते। वर्ड क्या, पूरा स्टेटमेंट ही आपको लिखना पड़ता। द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट एंड हैज नो सॉल्यूशन। ठीक है, दिया गया समीकरण निकाय असंगत है तथा इसका कोई हल नहीं है। ठीक है, ऐसे लिखना होता है। क्लियर? तो हम उम्मीद करते हैं जितने भी क्वेश्चंस हमने आपको आज सॉल्व कराए हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा कि कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें कंसिस्टेंट होती हैं इक्वेशंस और कौन सी कंडीशन में कंसिस्टेंट नहीं होती। ठीक है, क्रैमर्स रूल में क्या करना होता है ये भी आपको अच्छे से पढ़ के आना है, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम 3 वेरिएबल की इक्वेशंस को सॉल्व कराएंगे x y z की। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है क्रैमर रूल का। एक क्वेश्चन वैसे तो एग्जाम में मिलता ही है, बट फिर भी मतलब इस अगर सीधा सीधा नहीं मिलता है तो किसी भी फॉर्म में मिल सकता है, कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी की फॉर्म में मिल सकता है। क्रैमर रूल काफी इंपॉर्टेंट है, आने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, तो कल हम इस टाइप के क्वेश्चंस ही सॉल्व करेंगे। चलिए फिर खत्म करते हैं हम आज की क्लास को, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा और प्रैक्टिस करते रहिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।